तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। आज उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है दोस्तों, जिसमें हमने पार्ट 1 में जीके जीएस की आंसर की डाल दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इसमें हम उत्तराखंड टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर की देखेंगे दोस्तों, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी भी कहा जाता है, सॉफ्ट स्किल तकनीकी भी कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि यह छात्रों की रुचि जागृत करता है। सही है। इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। सही है। यह शिक्षकों और छात्रों को वर्तनी अशुद्धियां कम करने में मदद करता है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? अनिवार्य शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, धैर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, ये है। इसे बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं, ये भी है। शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता, तो ये नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? चलिए देखते हैं। शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना। सही है। सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, ये भी सही है। विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा। विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना नहीं होता है। स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा है और चौथा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन, दंड दिया जाता है। तो इनमें से दंड दिया जाता है, इसका क्या हो जाएगा? गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, या वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, या सबक सिखाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है। तो मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती हैं। मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है, निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है? तो इन्हें अवधारणाओं को याद कराने में सहायता देना। सही है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना। सही है।
उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने के लिए मना करना जो बार बार प्रश्न पूछते हैं, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे? उन्हें उदाहरणों को याद करने में सहायता देना, या फिर कक्षा में प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना, सही है। और उन्हें अवधारणाओं को याद करने में सहायता देना, ये गलत हो जाएगा। और उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने से मना कर देना, ये गलत हो जाएगा। और विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य का, सही है। वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि गृह कार्य के निर्माण में ये नहीं आती है। छात्रों का मानसिक स्तर, ये भी आता है। छात्रों की रुचियाँ एवं अभिवृत्तियाँ, ये भी आता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है? तो चिंतनशील अध्यापक की विशेषता कौन सी है? चलिए देखते हैं। बुद्धिमान, स्मार्टनेस, ये भी है। प्रतिबद्धता, खुले विचार, ये भी है। सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, ये भी है। अच्छा अनुसंधान करता, ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायक करता है, सही है। यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है, ये भी सही है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है? तो देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, या शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राहकता की ओर, शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, या समझ आधारित अधिगम से रटंत सीखने की प्रणाली की ओर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण विधियां हैं, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो क्या क्या हैं, देखते हैं।
अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। चेहरे की अभिव्यक्ति है, आँखों की भाषा ये भी है, शारीरिक भाषा ये भी है, ध्वनि संकेत ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से शिक्षण का सिद्धांत अभिप्रेषण का सिद्धांत ये है, गतिविधि का सिद्धांत ये भी शिक्षण का सिद्धांत है, अस्वीकृति का सिद्धांत ये नहीं है, अस्वीकृति का सिद्धांत नहीं है, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत ये भी शिक्षण विधि का सिद्धांत है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है? चलिए देखते हैं। प्रशंसा करना या प्रोत्साहन करना ये है, व्याख्यान देना ये भी है, निर्देश देना ये नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य हैं? तो सीखने के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी सही है। प्रत्येक जीव सीखता है, ये भी सही है। सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन में कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन है जो बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है, देखते हैं। इसमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों के संदर्भ में बहु इंद्रियां सम्मिलित हैं, ये है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है, ये भी है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है, ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है, जबकि ये दूरस्थ शिक्षा पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, परंपरागत उपागम शिक्षक सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो परंपरागत उपागम परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो किस माध्यम से करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ये किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्तंभ और का मिलान स्तंभ ब से करें। चलिए देखते हैं। पढ़ने संबंधी अक्षमता क्या हो जाएगा? पढ़ने संबंधी अक्षमता, डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा? पढ़ने संबंधी अक्षमता, डिसलेक्सिया। गणित संबंधी अक्षमता, डिसकैलकुलिया। कौन सा हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। लिखने संबंधी अक्षमता, डिस्ग्राफिया। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित
किया जा सकता है। देखते हैं, अधिगम प्रतिभागिता द्वारा, इसके द्वारा भी किया जाता है, पूछताछ द्वारा भी कर सकते हैं और चर्चा विधि द्वारा भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों का व्याख्यान देकर ये गलत हो जाएगा, यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सीखने का आकलन के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बच्चों को स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता करता है। यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है, तो ये गलत हो जाएंगे। इसकी प्रकृति योगात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकाल जाने को कहता है, यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा? तो ये कैसा व्यवहार कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो कथन है जो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के संबंध में सही है? चलिए देखते हैं। शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण तकनीकी में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण तकनीकी में क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। तो किस प्रकार से की जाती है? बोलने और सुनने की रणनीति, बोलने और सुनने की रणनीति सही है। लेखन पठन रणनीति, मौखिक एवं लेखन रणनीति, ये भी सही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? भाषा रहित संप्रेषण रणनीति और लेखन एवं पठन रणनीति, मौखिक एवं लेखन रणनीति, भाषा रहित संप्रेषण रणनीति, ये उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, संभावित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होंगी? तो कैसी होंगी? ये होंगी बहुसंवेदी सामग्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए। तो शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए। किस रूप में देखना चाहिए? सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में या फिर शिक्षक के एक अच्छे अनुयायी के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में। अगला क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा क्या है?
देखते हैं पाठ्य चर्चा क्या है। इसका तात्पर्य सामग्री, लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थियों के अनुभवों के को आकार देते हैं। और या फिर इसका तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों से है। इसका तात्पर्य शिक्षण अधिगम सामग्री से है। इसका तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम से है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तात्पर्य सामग्री, लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थियों के अनुभवों को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है। तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है तो कौन सी है? विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की केवल संवेगात्मक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को केवल सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है। जब शिक्षिका उसका मौखिक परीक्षण लेती हैं तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती हैं। उसे बात करने में हड़बड़ाहट होती है, किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? तो इनका आकलन हम करेंगे, उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रियात अपनी कक्षा के बच्चों हेतु जीके का परीक्षण करना चाहती है। जिस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय लेने वाले होंगे? तो किस प्रकार के होंगे प्रश्न? ये होंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सृजनात्मक के संदर्भ में कक्ष में कौन से संदर्भ सही होंगे? चलिए देखते हैं। शिक्षक कक्षा का प्रबंध और आयोजक है। शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है। विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजनात्मक है और शिक्षक सुगम करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है। उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्ण अनुभवों को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं की हैं। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्व-अध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है और अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन है। तो इस प्रकार का आकलन क्या होगा? इस प्रकार का आकलन होगा सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है? तो इनमें से शिक्षा का व्यापक लक्ष्य देखते हैं। चिंतन और स्वायत्तता का विकास, ये व्यापक लक्ष्य है। स्वास्थ्य एवं और कल्याण, ये भी व्यापक लक्ष्य है। TLM का निर्माण, ये व्यापक लक्ष्य नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक प्रतिभागिता, ये भी व्यापक लक्ष्य है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ। तो गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ क्या होता है देखते हैं।
छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं तथा उनके ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता करती हैं। सही है। रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती हैं, ये भी सही है। कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित होती है, आत्मविश्वास और समझ विकसित करती है, ये भी सही है। तो यानी कौन से हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे यदि वे बरसात के दिन देर से विद्यालय आए? तो हम क्या करेंगे, देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, समावेशित शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो इनमें से कौन से कारण महत्वपूर्ण है? शिक्षकों की तैयारी, सही है। आधारभूत संरचना, ये भी सही है। साधनों की उपलब्धता, ये भी सही है। कठोर आकलन की प्रणाली, तो कठोर आकलन की प्रणाली हम नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम है। तो मानव आवश्यकताओं का क्रम देखना है तो पहले पे तो हमारा आ जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरे पे आ जाएगा सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरे पे आ जाएगा स्नेह और संबंधी की आवश्यकताएं, चौथे पे आ जाएगा सम्मान की आवश्यकताएं और पाँचवें पे आ जाएगा यथार्थीकरण की आवश्यकताएं। तो ये सीरियल वाइज दे रखे हैं। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा तीसरा, सी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? तो ये कितने प्रकार की दिव्यताएं हैं? ये हैं 21 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में किन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए? वे हैं, तो विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे कौन कौन सी हैं? वैज्ञानिक मनोवृत्ति, सही है। आलोचनात्मक चिंतन, ये भी सही है। रटंत स्मृति, ये गलत हो जाएगी, तो रटंत स्मृति नहीं होगी। सृजनात्मकता, ये भी होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है? तो ये कौन करता है? ये करती है क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्या है शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य? नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, सही है। नए तथ्यों की खोज करना, ये भी सही है। नवीन प्रयोग करना, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है। प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिद्ध्या कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं।
उसने उस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करना चाहिए, अपनी शिक्षण शैली में बदलाव करना चाहिए। सही है। शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक एक करके तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कौन कौन से हो जाएंगे? पहला और दूसरा। कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, NCFSE 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? ये है पंचमुखी विकास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।